नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, राजस्थान की सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। इसका क्या असर चुनाव पर पड़ेगा, आज चर्चा इसी विषय को लेकर करेंगे। हमारे साथ अभिनव बरौलिया जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, सत्येंद्र जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच है, रमाकांत पाटिल जी आम आदमी पार्टी से हमारे बीच है और सरमन नगेला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकारों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें से एक तो मध्य प्रदेश की सरकार आपकी और केंद्र सरकार, इन दोनों को नोटिस जारी किया गया है जो मुफ्त की रेवड़ी प्रधानमंत्री जी जिस चीज का जिक्र करते हैं उसी को लेकर। अब क्या करिएगा, चुनाव आ गए हैं और रेवड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर मांगा है, नोटिस दिया है तो जवाब दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने निसंदेह अभी जो नोटिस राजस्थान की सरकार से भी मांगा है, केंद्र से भी मांगा है, तो सबको देना है। और जिस प्रकार से आपने स्वयं ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले भी कहा है कि इस कल्चर को हमें सभी को रिव्यू करना होगा, क्योंकि देश को जो है ना भविष्य में जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था, इसी प्रकार से कहीं आर्थिक आपातकाल ना आ जाए देश पर, तो इसके लिए बहुत जरूरी कदम है। प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी चिंता जाहिर की है। अब चूंकि लोकतंत्र में है, सभी पार्टियां रहती है उसमें प्रधानमंत्री तो जी उसकी कहते जरूर है लेकिन बीजेपी वो करती नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है। नहीं, सिर्फ कह देना बीजेपी करती काफी है, नहीं है ना कि मुफ्त की रेवड़ी कोई परिभाषा तो है नहीं। अब आप भी अगर कह रहे हैं कि हम भी ये फ्री में दे देंगे, हम भी बिजली देने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम भी इतने रुपए महिलाओं को या फिर किसी वर्ग को दे देंगे, तो ये भी तो एक तरह की रेवड़ी हो गई ना। तो इसको क्या करिएगा? हिमांशु जी वही तो वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा था, और ये काफी दिन से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव ये सब कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग से आप अपनी इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करें, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार करें। क्योंकि चुनाव आयोग, देखिए इसी बात को जब पीएम, आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था, तभी अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान आया था। उन्होंने क्या कहा था, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और लोगों को फ्री में इलाज देना मुफ्त रेवड़ी नहीं है, हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। तो मुझे लगता है सभी को देखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से अगर हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, देखिए हमें सहायता देना एक अलग बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई सी भी ऐसी योजना लाते हैं जिससे कि स्वावलंबन बनता है, स्वावलंबी भारत, स्वावलंबन जिसमें आता है, उद्यमिता की बात आती है, उद्यमिता को अगर बढ़ावा मिलता है तो ऐसी योजनाओं को जारी रखना चाहिए। और अच्छा, ये जो फ्री वीज की बात है, को स्वीकारती है क्या? आम आदमी पार्टी के स्टैंड को स्वीकारती है क्या? नहीं भारतीय मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के स्टैंड को नहीं स्वीकारती है। और भारतीय जनता पार्टी तो कृत संकल्पित है कि स्वावलंबी भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। और उस दिशा में हम बहुत सारे कदम भी उठा चुके हैं। और जिस प्रकार से अब देखिए, स्वावलंबन के लिए अगर हमने कर्ज माफ नहीं किया, कर्ज माफ करना और ये सब करना, इससे क्या होता है कि मुफ्तखोरी की आदत होती है। जो इंसान, जो भी व्यक्ति है, जो भी पात्र हितग्राही होता है, जिसने मान लीजिए किसी योजना का ऋण नहीं लिया, तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और किसी व्यक्ति ने, किसी पात्र व्यक्ति ने ऋण लिया, उसका सरकार माफ कर देती है। तो इस प्रकार की योजना जो होती है, जैसे किसान कर्ज माफी की योजना है, इस प्रकार की कर्ज माफी की योजना है, जरूर इससे एक समाज में असंतुलन आता है। क्योंकि जो व्यक्ति सीधा साधा चलता है, जो कर्ज नहीं लेता और अपना उद्यम कर रहा है या कृषि कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है, और उसको तो उसने लोन पटा दिया तो उसका ऋण माफ नहीं होता। तो जिसका नहीं पटाया, जिसने नहीं पटाया, जिस पे कर्जा चढ़ गया, जो ओवरड्राफ्ट हो गया, जिसकी इमेज खराब हो गई, तो इस प्रकार की योजनाएं जरूर घातक होती हैं। तो मुझे लगता है जैसे कि किसानों के लिए जो खाद बीज पानी के लिए हम जो दे रहे हैं, मात्र 6,000 रुपए दे रहे हैं साल भर में, तो वह योजना या मध्य प्रदेश सरकार दे रही स्वावलंबी बनाने की है। स्वावलंबन एक अलग विषय होता है। देखिए, अगर कोई रोजगार करने जा रहा है, उसको अगर आप आर्थिक सहायता दे रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, और मुद्रा लोन के माध्यम से अगर हमने 44 करोड़ लोन बांटे हैं, तो 44 करोड़ लोन बांटने पे उसमें वो वापस भी करते हैं, और उसके साथ साथ उद्यमशीलता बढ़ी है। और आप देखिए एमएसएमई के अंदर अगर देखें तो बहुत सारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जिसके कारण भारत की जीडीपी भी बढ़ रही है। तो
इस पे जो है इस पे क्लियर कट गाइडलाइन बनाने की भी आवश्यकता है। ये भी तय करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीज रेवड़ी है और कौन सी चीज नहीं है। तो उस पैरामीटर में ये चल तो के सुप्रीम कोर्ट तो सभी ये भी राज्य कह रहा सरकारें है कि सभी आप सरकार जाइए काम करें। खुद ही बनाइए जाके, हम इसमें इंटरफेयर करेंगे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप जाइए खुद ही इन चीजों को कैटेगराइज करिए कि क्या रेवड़ी है और क्या लोगों के भले के लिए। रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े। देखिए, शुरुआत तो आप ही ने की, आम आदमी पार्टी इसका क्रेडिट लेगी जरूर कि हमने देखिए मुफ्त की चीजें देकर जनता की भलाई की चीजें करने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि इसे रेवड़ी बताते हैं, और रेवड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिया है तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को, तो क्या करिएगा? तो हिमांशु जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से जनता को सहूलियत मिलते देखना नहीं चाहती है। अभी आप देखेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा कि पंजाब की महिलाओं को हम 1,000 रुपए देंगे, ये उनकी आवश्यकता है, ये उनकी जरूरत है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा कि मुफ्त की रेवड़ी से देश बर्बाद हो जाता है। अब ये मुफ्त कुछ नहीं है, मुफ्त दरअसल कुछ है ही नहीं। ये जो सरकारें जनता को देती हैं, ये जनता का ही तो टैक्स का पैसा, ये उनका अधिकार है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, ये पैसा खा जाते थे, ये नेताओं की जेब में चला जाता था पैसा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, पंजाब में जनता का पैसा जनता को वापस करने का काम किया है। हमने वापस करने का काम किया जनता का पैसा जनता को। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ी से देश बर्बाद हो जाता है। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं के लिए 1,000 की बात कर रहे हैं, 1,250 की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं इसको 3,000 रुपए देंगे। लेकिन मैं दावे के कह रहा हूं, इनकी मन है ही नहीं देने की। ये चुनाव तक का पैसा आज भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य से शामिल हो गया कि ये केवल चुनाव जीतने के लिए इनका एक जो है चुनाव प्रचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। चुनाव के बाद महिलाओं को 1,250 तो क्या, 1,000 तो क्या, एक नया पैसा एक वाली है भारतीय जनता पार्टी। ये सच्चाई है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में हम सुविधाएं दे रहे हैं, बिजली का पैसा नहीं लग रहा, पानी का नहीं लग रहा है, बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का पैसा नहीं लग रहा है। ये जो जरूरत की चीजें हैं वो तो निःशुल्क होनी चाहिए, वो तो जनता का ही पैसा है। अगर सरकारें कर रही हैं सारे काम अच्छे से चलाते हुए, तो उसी पैसे से, उसी टैक्स के पैसे से सुविधाएं दे रही है, तो मुफ्त की रेवड़ी कहां से हो गई? ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये जनता को सुविधाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसके खिलाफ रह रही है और भारतीय जनता पार्टी ये कभी देने वाली नहीं। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है, इसकी परिभाषा तय करिए, तो तय तो आप ही को करना पड़ेगा। और ऐसे में आप जवाब देंगे तो जवाब देंगे क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और वो सभी को कह रहे हैं, चुनाव आयोग को उन्होंने कहा था। और अगर निसंदेह अगर इसमें जैसे कि प्लानिंग कमीशन है, सारे राज्यों की सरकारों को और उन सब लोगों से, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, CAG से, सब लोगों से वो राय मांग रहा है। अगर वो कोई दिशा निर्देश बनाते तो बहुत अच्छा होगा। जिस प्रकार से मेरे मित्र ने महिला जो लाडली बहना योजना के ऊपर जो आक्षेप लगाए, मैं उस पर मैं जरूर बता देता हूं कि लाडली बहना योजना में कोई कर्ज माफी नहीं हो रही है, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि वो कर्ज माफ हो रहा हो। उस बहना का देखिए, भारत के अंदर आपको मैं बताऊं, अगर सर्वे किया जाएगा तो बहनों का, जो हमारी महिलाएं हैं, वो सब जिनके अंदर खून की कमी है, एनीमिक होती हैं, रक्ताल्पता होती है, और लगभग 60% के आसपास की जो महिलाएं हैं पूरे भारत में, और मध्य प्रदेश में ये रेशो 60% का है, जिससे कि उनको रक्त की कमी होती है। और देखिए, महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं से, हार्मोनल डिसऑर्डर से भी संघर्ष करना होता है। फिर संतति तो ये बड़ी जल्दी याद नहीं आ गया आपको? नहीं हिमांशु जी, अब आप ये कटाक्ष जरूर कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे दूं। हमने तो 2007 में ही लाडली लक्ष्मी योजना बीच प्रारंभ की, और उस लाडली लक्ष्मी योजना का सुफल ये रहा कि उसमें हमने जो लखपति बेटियां बनाई, उससे एक उनकी जो है गर्भ में ही मृत्यु होने का वो खत्म कर दिया, वो बहुत कम हो गया। और जो हमारे यहाँ पे 917 का अनुपात था कि 1,000 बच्चों, 1,000 महिला पुरुषों में 917 महिलाएं बची थी, आज वो 977 पे पहुंच गया वो रेशो। तो ये इसके लिए समाज में अगर समरसता आएगी। मध्य प्रदेश में ऐसी है
जिनके अंदर खून की कमी है, तो फिर ये जो योजना आप चुनावी मौसम में लॉन्च कर रहे हैं कि हम 1250 रुपए दे देंगे, इसको 3000 कर देंगे कल को, ये तो बहुत पहले हो सकता था। देखिए ये अब अभी चुनावी मौसम में ही क्यों याद आया है, मुझे ये जानना है। क्योंकि मामा अगर नहीं ये कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा, तो सिर्फ ऐसे याद नहीं आएंगे कि चुनावी मौसम में आपने एक वादा कर दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो सभी को देखिए देखना पड़ेगा। अगर सभी लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही थी, कांग्रेस की तो अभी कथनी मतलब कपोल कल्पना ही है। हमने तो उसको वस्तुतः दिया है और उसमें स्वावलंबन बढ़ा रहे हैं, महिला स्वावलंबन हो रहा है। और मैं जैसे आपने माननीय शिवराज जी के ठीक ऊपर है, कहा, आप तो मैं स्वावलंबन कहता बता हूं कि रहे हैं, मध्य प्रदेश, अभिनव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए ठीक है, मध्य ठीक है, प्रदेश में ठीक है, माननीय आप शिवराज बता जी जो रहे है सुपर ह्यूमन, सुपरमैन की तरह वो सिद्ध हुए हैं। जहां हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी उठाया, उन्नत किया है। हैं। अभिनव जी, तब भी नीचे से तीसरे तीसरे पायदान पर है मध्य प्रदेश। ये समझना होगा आर्थिक स्थिति आपने कितनी नहीं नहीं नहीं, मजबूत कर दी। आप ये गलत कह रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको, ये अगर मध्य प्रदेश की बात है, 10 सेकंड और, कि देखिए मध्य प्रदेश का बीमारू राज्य में जब आता था तो 34 राज्य, जो 34-35 राज्य और यूनियन टेरिटरीज होते थे राजीव गांधी जी के समय, उसमें 33वां 34वां या 35वां ही नंबर आता था। आज आप 10 शुरू के 10 में आने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में आज 12वां 13वां नंबर है और हम संकल्पित हैं कि हम प्रथम नंबर पे आए। और हमने बहुत प्रगति की है। कई पैरामीटर, जैसे रोड बनाने के जो पैरामीटर हुआ, रोड की क्वालिटी है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। टूरिज्म के क्षेत्र में आज 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे प्रतिवर्ष आ रहे हैं, तो टूरिज्म में हम नंबर 1 है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश नंबर 1 भी है। जब आपकी मूर्तियां टूटती हैं तो फिर लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर क्या देखिए कीजिएगा। वो मूर्तियां तोड़ी गई, उस पर कार्रवाई हुई और हमने उसका सेकंड फेज भी प्रारंभ कर दिया। हाँ, उसमें जो दोषी पाएगा उन पर कार्रवाई भी हो रही और उसमें गारंटी के पीरियड में है। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई थी उसमें एक नया पैसा सरकार का नहीं लगा। हमने उसी पैसे में ही वो सारी प्रतिमाएं स्थापित कराई। उस कॉन्ट्रैक्टर को हमने पनिशमेंट भी दिया और सरकारी जो अधिकारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं। और हम तो मध्य प्रदेश में 12 से ज्यादा सांस्कृतिक सनातन सभ्यता को उन्नत करने वाले लोग बना रहे हैं। कांग्रेस के तो नेता आ रहे हैं यहाँ पर, वो राक्षस कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता चलिए को। ठीक है। तो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहूंगा। आपकी बहस बहुत अच्छी बहस है, चूंकि आपने प्रश्न उठाया था इसलिए मैंने कहा है कि आपने महाकाल के बारे में बात की तो मैंने बताया। मैंने ये भी नहीं कहा कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने महाकाल का मंदिर से स्पीकर, लाउड स्पीकर उतरवा लिया। आस्था में एक मंदिर रहा है महाकाल का, उस महाकाल के मंदिर से बोले नहीं, इस पर स्पीकर हटा दीजिए। कमलनाथ जी ने तो ऐसा संस्कृति हंता और मंदिरों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाने का काम किया। ऐसा नहीं, सारे अगर हटाना है तो सारी मस्जिद से हटाओ, मंदिर से हटाओ, गिरजाघर से हटाओ, सभी जगह से हटाओ आप। लेकिन वो नहीं किया गया था, सिर्फ मंदिर से ही कमलनाथ जी ने महापाप किया था। मैं और सनातन पे अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी है। सरवन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रेवड़ी क्या है, इसकी पहली बात तो परिभाषित कीजिए, और नोटिस जारी करके जवाब मांगा है तो इसके क्या मायने बने। देखिए माननीय हिमांशु जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को जो नोटिस भेजा है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट तो हालांकि सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों से चुनाव घोषणा पत्र उनको बनाने के लिए, या वो जब अनाउंसमेंट करें चुनाव घोषणा पत्र में जो भी चीजें वो जनता के लिए अपने वादे कर सकती है, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाता। एक तो ये, दूसरा वेलफेयर गवर्नमेंट जो संविधान के अनुसार आती है और संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट का काम करे। वेलफेयर गवर्नमेंट में शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। अब यदि कोई भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार ये वेलफेयर गवर्नमेंट का काम करती है और वेलफेयर गवर्नमेंट के तहत इस तरह की स्कीम्स चलाती है, तो अब ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ये तीनों के बीच में अब एक आपस में कोई किसी न किसी रूप में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखिए क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो किसी के पास किसी भी तरह की जानकारी के लिए, पूछने के लिए, जवाब देने के लिए किसी तरह का, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और वो सर्वोच्च अथॉरिटी है। वो किसी भी विषय में कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो पत्र आया है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को गया है, तो अब इसमें देखिए बहुत सारी एक ऐसी चीजें हैं। अब आप ये कहें कि आप सेल्फ रेगुलेशन की बात कीजिए, तो सेल्फ रेगुलेशन बन नहीं सकता। अब या तो इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये जब ये लोग जवाब दें तो उसमें ये निर्णय ले सकता है वो कि जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और जो राज्यों के राजनीतिक दल हैं और जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनकी एक वो सर्वदलीय एक कोई बैठक बुलाए और एक उनकी समिति बनाए। वो समिति एक पूरा का पूरा उस पर डिस्कशन करें और किस तरह की चीजें वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में या चुनाव के दौरान ले जा सकती, किस तरह की चीजें नहीं ले जा सकती। इस पर यदि इन सारे राजनीतिक दलों की जो मान्यता प्राप्त है, गैर मान्यता प्राप्त है, इनकी एक आम सहमति हो जाती है और वो आम सहमति सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में, इन लोगों की अनुमति से, इन लोगों की सहमति से यदि ये चीजें होती हैं, तभी इस बात का एक समाधान संभव है। अन्यथा मेरे को तो इसमें कोई समाधान नजर नहीं आता है। देखिए हिमांशु जी, मैं इस विषय पे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये फ्रीबीज का इतिहास तो बहुत पुराना है और कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 1963 और 1967 में डीएमके जिनका साथी है, तमिलनाडु में तो 1954 से प्रारंभ हो गया ये सारा, तो डीएमके के साथ में इनका गठबंधन है। तो डीएमके तो ये पहले भी 1 रुपए में 4.5 किलो चावल 1967 में दिया करता था। तो इन सारी चीजें हैं, इनको भी इसमें देखना पड़ेगा, कांग्रेस को भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो चुनाव आयोग हुआ, हर भारत सरकार हुई, भारत सरकार का नीति आयोग हो गया और राज्य सरकारें हुई, राज्य सरकारों के जो राज्य योजना आयोग होते हैं, उन सब की भी जिम्मेदारी बनती है। और जिस प्रकार से कलेक्टिवली सभी लोग एक गाइडलाइन बनाएंगे, उस गाइडलाइन के आधार पर काम कर सकते हैं। तो गाइडलाइन बनना बहुत आवश्यक है। और चाहे राज्य और केंद्र हो, जिस प्रकार सरमन नगेली जी ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र भी एक बहुत बड़ा विषय होता है और वो राज्य का विषय है और केंद्र का भी विषय है कि हम हमारे यहाँ के जो लोग हैं, भारत के लोग हों या राज्य के लोग हैं, उन सबके जो लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, जिसमें उन सबके कल्याण के लिए हमें लोक कल्याण के हित में, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनको सुविधाएं देना ही पड़ती हैं। तो हमें वो भी पूरित करना हो, संविधान का भी पालन हो और सारी चीजें आ जाए, दायरे में बन जाए और एक संहिता बन जाए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण हो जाए, एक एसओपी बन जाए और एसओपी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के देख रेख में और राज्य सरकार के उसमें फिर हर राज्य सरकार और हर जो केंद्र सरकार है, उन योजनाओं का दायरे के अंदर भारत की जनता को, राज्य की जनताओं को लाभ दें। इस प्रकार की एक गाइडलाइन जरूर बनना चाहिए। शर्मन जी देखिए, मेरा सवाल तो ये भी है ना कि क्या सारे दल एक मत हो पाएंगे? जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि ये सब जनता के भलाई की चीजें हैं कि हम उनको शिक्षा फ्री दें, स्वास्थ्य फ्री दें, उनको पानी की सुविधा होनी चाहिए, यात्रा की सुविधा होनी चाहिए महिलाओं को खासकर। तो क्या सारे दल इन सब चीजों पर एक मत हो पाएंगे और क्या एक ऐसा प्रोसीजर बन पाएगा जिसमें हर कोई सहमत हो और जनता की भलाई की बात आएगी? देखिए हिमांशु जी, ये इस विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि कोई किसी तरह की पहल करते हैं और वो सारे पॉलिटिकल पार्टी की कोई एक कमेटी बनाते हैं, उनके साथ में मीटिंग करते हैं, उनके साथ में कंसल्टेशन करते हैं, तो मेरा ऐसा अभी तक का मानना है, मैं इलेक्शन को कवर करते हुए मेरे को लगभग 3 दशक हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में 2008 और 2013 में हम ऑफिशियल मीडिया पार्टनर रहे हैं। तो हमको मालूम है कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी तरह का निर्णय ले लिया और किसी तरह की सहमति बना दी, तो कोई भी राजनीतिक दल उसमें कोई बहुत ज्यादा अपना कोई आपत्ति या अपनी कोई बहुत ज्यादा उसमें अनिच्छा जाहिर करे, ऐसा मेरे को नहीं लगता। क्योंकि अल्टीमेटली सारे के सारे लोग जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से और उनके नियम कायदे कानून से बंधे हुए हैं। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की कोई पहल करता है और कोई देखिए, जहां तक जब विषय जो आता है ना, वो ऑलमोस्ट या प्रभावी विषय वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ आता है और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ में यदि वो इस तरह की कोई अपना एक समिति या कुछ मीटिंग या कंसल्टेशन कर लें, जैसे कि बहुत पहले वीरप्पा मोइली जी के समय में एक चला था, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात चली थी। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की जब बात चली थी तो बहुत सारी चीजें उनमें आई थी। देखिए, समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे रिफॉर्म्स करता रहता है।
तो अब जब बहुत सारे रिफॉर्म्स करता रहता है, बहुत सारी प्रैक्टिस को अपनाता रहता है, पहले के समय में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया आ गया, तो ईसीआई सोशल मीडिया के तहत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहले जो है ना पेड न्यूज पे बहुत ज्यादा काम होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गया, तो उस पर वो मॉनिटरिंग करते देखिए, पहल तो करनी पड़ेगी, पहल तो करनी पड़ेगी, ये तो आप बात सही कह रहे हैं। अब वो पहल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी, या फिर इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, या फिर राजनीतिक दल एक मंच पर आएंगे और कहेंगे कि ये चीजें जरूरी हैं, जो भी सरकार में आए इन चीजों को लगातार आगे बढ़ाए, इन चीजों पर पैसा खर्चा करे। क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि चुनावी मौसम है, हर कोई रेस में लगा हुआ है। सवाल तो बड़ा है, लेकिन मुश्किल लगता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब हम देखते हैं तो एक कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में हर कोई आगे दिखना चाहता है। क्या इसी कंपटीशन के चक्कर में इस रेवड़ी का सवाल अधूरा ही रह जाएगा? देखते हैं।